हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर करेंगे रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया, जैसे हम हिंदी में हाइड्रोफोबिया को बोलते हैं जल संत्रांस। और हाइड्रोफोबिया जो है बेसिकली इसका मतलब होता है हाइड्रो माने पानी या जल, और फोबिया माने डर। इस रोग के अंदर क्योंकि पानी से डरने लग जाता है रोगी, और पानी से जो है पानी को देखते ही जो है वो चिल्लाने लगता है या पानी से दूर रहता है, तो उसे हम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है डिसीज का हाइड्रोफोबिया। इंसानों में जो है इसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, और जानवरों में जो स्पेशली कैनाइंस के अंदर ये होता है उसे हम बोलते हैं रेबीज। ये कैनाइंस जैसे कि कुत्ता, या दूसरे जानवर भी जैसे चमगादड़, भेड़िया, लोमड़ी, शेर, बाघ, है ना, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इनमें जो है रेबीज के विषाणु जो है वो पाए जाते हैं। रेबीज जो है वो बेसिकली लिसा वायरस टाइप 1 से जो है वो होता है। जब भी कोई पागल कुत्ता या कोई भी कुत्ता जो कि इससे इन्फेक्टेड है वो किसी इंसान को काटता है, तो ये वायरस जो है लिसा वायरस, ये उस इंसान में पहुंचकर और नर्व एंडिंग्स के थ्रू जो हमारी जो बारीक नाड़ियां हैं या नसें हैं उनके थ्रू होता हुआ हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है, और जिससे कि एंसेफेलाइटिस या जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क शोथ बोलते हैं, वो हो जाता है, शोथ, सॉरी। तो एंसेफेलाइटिस हो जाता है। बेसिकली जो है जो रेबीज वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसे हम बोलते हैं रेबिडस। रेबिडस का मतलब होता है कि पागल, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई जो डॉग है जो कि पागल है या उसमें रेबीज के विषाणु ज़्यादा हो गए, अगर वो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इसका 40 दिन का होता है या 40 डेज का। कई बार जो है अगर लोअर लिम्स पे ये काटा है कुत्ता तो जो है 60 दिन का भी होता है, या अगर देखा जाए तो 1 महीने से 8 महीने तक भी इसका डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, किस तरीके से काटा है या कितना बड़ा घाव है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1 से 8 माह तक भी जो है वो रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पोषक के कारक कौन कौन है या मतलब किन में ये होता है, तो ये जिसको भी ये इस तरीके का कुत्ता जिसके अंदर, या कोई भी कुत्ता, बिल्ली, कोई भी ऐसा जानवर जो है जिसमें ये रेबीज है, वो किसी भी इंसान को, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी अगर काटता है तो उसको रेबीज हो जाता है। दूसरा जो है 40 दिन तक, जैसे हमने बताया कि इसका इंक्यूबेशन रहता है, तो कई बार हो सकता है कि उसी समय सिम्टम्स ना सामने आए, लेकिन कुछ समय बाद भी सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है, किस तरीके से ये रोग फैलता है। देखिए, जो रेबीज है उसकी जो विषाणु है लिसा वायरस, ये उस जानवर की लार में, उसके जो हम कहेंगे यूरिन में या फिसिस में या नाड़ी संस्थान के अंदर ये जो है ये पाए जाते हैं। अगर ये कभी भी जो है किसी इंसान के संपर्क में आते हैं तो त्वचा से होते हुए नर्व एंडिंग्स में होकर ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और ब्रेन को ये इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि मस्तिष्क शोथ या एंसेफेलाइटिस हो जाता है, या हम जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं वो रोग हो जाता है। अगर किसी शाकाहारी जो जानवर है ना, जैसे गाय है या कोई और है, अगर उसको भी वो कुत्ता जो है काट जाता है, कुत्ता जनरली हम लोग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जनरली इट इज़ एसोसिएटेड विद डॉग्स, कि डॉग्स में रेबीज़ होता है या डॉग से रेबीज़ हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्लियां हैं या कोई भी हाइना है या लायन है या कोई भी इस तरीके के जानवर के अगर हम संपर्क में आते हैं, उसका लार अगर हमें टच हो जाता है या लग जाता है, तो उनसे भी ये रोग फैल सकता है। तो अगर शाकाहारी कोई पशु जो है वो इस रोग से पीड़ित है या इसके संपर्क में आया है, उसको काट दिया है किसी ने, किसी जानवर ने,
तो वो भी इससे पीड़ित हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग में भी ये रोग पहुंच सकता है अगर हम उसका दूध का या उसका सेवन कर रहे हैं। हाइड्रोफोबिया से पीड़ित जो भी व्यक्ति है, चाहे बच्चा है या कोई भी है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है ना, तो दिमाग के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अगर इस तरीके का व्यक्ति कोई स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है या उसकी लार या वो कुछ चीज़ उस दूसरे व्यक्ति को लगती है, तो वो भी इससे संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति का, जैसे कि हमने बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो महीनों तक का है ना, 8 महीने तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर इस समय अंतराल के अंदर अगर उस रोगी व्यक्ति का किसी को कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या उसने कहीं पर ब्लड डोनेट किया है, तो भी ये रोग जो है दूसरे रोगी के अंदर हस्तांतरित हो सकता है। रेबीज जो है बेसिकली जैसे जब भी कोई जानवर काटता है तो वो कनेक्टिव टिश्यूज से होकर या हमारी त्वचा से होते हुए नर्व एंडिंग्स में पहुंचता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, जिसकी वजह से एंसेफेलाइटिस हो जाता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि किसी भी रोगी को अगर हाइड्रोफोबिया है ना, या जल संक्रांत रोग है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहला है बॉडी एक, सिवियर बॉडी एक होता है, गर्दन, हाथ पैरों में जो है बहुत ज़्यादा, कमर में है ना, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। फीवर होता है, माइल्ड फीवर होता है, 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार होता है। शरीर में जो है दर्द और जलन जो है वो होती है। इसके अलावा 3-4 दिन बाद अगर हम देखें तो रोगी की आवाज़ जो है वो बदल जाती है, उसकी आवाज़ काफ़ी जो है भारी हो जाती है और कुत्ते के समान उसकी आवाज़ भारीपन लिए हुए हो जाती है। आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी फैलकर जो है वो बड़ी हो जाती है। शरीर में पसीना निकलने लगता है, मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होता है या इनवॉलेंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं। तो ये होने लगता है उसे। अगर हम बात करें रोगी को, तो उसको तेज़ रोशनी, तेज़ हवा है ना, जो कि ठंडी हो या गर्म हो, उससे भी उसको तकलीफ होने लग जाती है। कहने का मतलब उसे एरोफोबिया हो जाता है या हवा से भी उसको परेशानी होने लगती है। रोगी को जो है खाने पीने में जो है बहुत कठिनाई होने लगती है, क्योंकि उसकी ग्रास नली या इसोफेगस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से उसको खाना या पानी भी निकलने में भी बहुत समस्या होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका, जिस वजह से इसका नाम हाइड्रोफोबिया रखा गया है, तो रोगी को जो है पानी से या जल से बहुत अधिक भय लगने लगता है, उसको बहुत डर लगता है पानी से। और अगर वो जल को देखता भी है, पानी को देखने से भी उसको पागलपन जैसी स्थिति जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा रोगी जो है चिड़चिड़ा, क्रोधित जो है वो हो जाता है, निराशा का भाव आ जाता है, या हम कहेंगे कि मृत्यु, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, मृत्यु का जो उसमें डर है वो दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रोगी है वो मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पीड़ा है और प्रॉपर इलाज नहीं होने की वजह से जो भी रोगी व्यक्ति है वो 4-5 दिन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो भी कभी इस तरीके से कोई जो है किसी को कोई जानवर काट जाता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो उसे कम रोशनी वाले कमरे में, जहाँ पर कि कोई और नहीं हो, है ना, उसको रोगी को रखना चाहिए। उसको जल पीने के लिए पानी या खाना वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चले कि जो कुत्ता है या कोई भी जानवर है वो रेबीज से पीड़ित है। तो रेबीज से पीड़ित जो भी जानवर है उसके क्या जो है सिम्टम्स होते हैं। स्पेशली हम कुत्ते के संदर्भ में बात करेंगे या डॉग्स के संदर्भ में बात करेंगे कि क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इनके ही संपर्क में रहते हैं, कुत्ते हैं या बिल्ली है, तो इन्हीं के संपर्क में हम लोग ज़्यादातर आते हैं। तो कुत्ते का जो है सिम्टम, सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि अकारण भौंकना, बिना किसी रीज़न के भौंकना, उसकी आवाज़ बदल जाती है। कुत्ते की भी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है,
और इधर उधर जो है एमलेसली जो कुत्ता है वो भागने लगता है ना, कुत्ता उत्तेजित होकर इधर उधर भागता है और जो भी कोई ठोस वस्तु है जैसे कि पत्थर है या लकड़ी है या दीवार है उसको जो है काटने की कोशिश करता है। एक तरह से जो भी जानवर है वो पागल हो जाता है। अगर हम और सिवियर कंडीशंस में देखें तो कुत्ते की जो पिछले जो दोनों टांगे हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है या पक्षाघात हो जाता है और उसको चलने फिरने में भी समस्याएं होती हैं। रोग होने के 3-4 दिन बाद कुत्ते की मांसपेशियां जो है वो काफ़ी अकड़ जाती हैं, सीधी हो जाती हैं और स्थिति बिगड़ने की उसमें जो है कंडीशन में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो कुत्ता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम देखें तो प्रतिरक्षण या इसका इम्यूनाइजेशन क्या होना चाहिए, तो इसका जो इम्यूनाइजेशन है वो है आपका कि इसके अंदर हम जो है एंटी रेबीज़ जो है एंटी रेबिक टीके जो है वो लगाते हैं। अगर किसी इंसान को कोई जानवर काट भी जाता है तो हम ये देखते हैं कि उसको हम एंटी रेबिक टीके जो है तुरंत लगवा दें। और इसके अंदर जो है नर्वस टिश्यू वैक्सीन्स होते हैं, डक एम्ब्रियो वैक्सीन है और सेल कल्चर वैक्सीन, ये 3 प्रकार के वैक्सीन्स हैं जो कि रेबीज़ के वायरस मृत वायरस से ही बनाए गए हैं। इनको जो है लगाया जाता है और समय समय पर इसकी बूस्टर डोज जो है वो भी दी जाती है। इसके अलावा उपचार क्या रहता है, तो उपचार के लिए जैसे कि हमने अभी बात की कि रोगी को कम रोशनी वाले शांत कमरे के अंदर जो है वो रखना चाहिए। उसको उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इस समय रोगी काफ़ी चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, तो उसको शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। रोगी को आहार या किसी प्रकार का कोई भी पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए और रोगी से अधिक बातें भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर किसी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो वो रोगी जो है वो बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो जाता है, तो उसको शांत रखने के लिए उससे कम बात जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा निरोधक उपाय क्या है या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, वो है कि रोगी को जब भी ऐसा कभी कोई जानवर किसी को काट लेता है जिसमें रेबीज़ की संभावना रहती है तो उसको तुरंत जो है अस्पताल लेकर जाना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाना चाहिए। रोगी का पृथक्करण कर देना चाहिए, उसको एकांत जैसे कि अभी बताया कि डार्क रूम के अंदर उसको रखना चाहिए। जिस पर कुत्ते ने काटा है उसे अच्छी तरह से, जहाँ पर भी घाव हो उस घाव को बहुत अच्छे से साफ करके धोकर जो है उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट जो है वो लगाना चाहिए, स्प्रिट जो है वो लगाना चाहिए। फिर घाव का कॉटराइजेशन भी जो है वो करना चाहिए। कॉटरीकरण क्या होता है, जिसके अंदर की माचिस की तिल्ली पर कार्बोलिक अम्ल या शोरिक अम्ल या पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको लगाकर घाव पर 1 मिनट के लिए लगा दिया जाता है और उसके बाद उसको स्प्रिट से वॉश कर देते हैं जिससे कि जो भी जर्म्स या उसके अंदर वायरस अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। अगर घाव बड़े हों, अगर जिस जानवर ने काटा है और बड़े घाव हैं किसी इंसान को, तो भी उसको जो है टाँके नहीं लगवाना चाहिए। तो ये है आपका रेबीज़। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू सो मच।